अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आई हूँ और जो मेरे साथ गेस्ट हैं, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट डॉक्टर ऑफ माय कंट्री। और इनके अगर मैं जब रीड करके बताऊँ कि जी शी इज़ एफसीसीएस, एफआरसीएस, एफओसीएस, प्रोफेसर डॉक्टर रुफीना कुंगो, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी है एंड ब्रेस्ट डिजीजेस क्लिनिक और 25 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब, जब भी मैं आपके लिए देख के पढ़ती हूँ ना, जब मुझे आपके बारे में बताना होता है तो मेरी आवाज़ काँपती भी है और मैं लड़खड़ाती हूँ। लेकिन जब मुझे खुद बताना होता है आपके लिए, तो बगैर देखे अब मैं आपके लिए कहूँगी कि डॉक्टर रुफीना, आप एक ही शोर में मैं आपको कह सकती हूँ कि मलकुल मौत को ज़िद ये है कि जहाँ लेके चलें, सर बसजदा है मसीह तक मेरी बात रहे। खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई थिंक ये आपकी मोहब्बत है, खुलूस है, वरना बस अल्लाह का करम है और कुछ नहीं कह सकती मैं। डॉक्टर साहब, जितनी आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, जितनी अच्छी डॉक्टर है, उससे भी खूबसूरत इंसान है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स और जो कोविड-19 का जो एक ओवरव्यू हम करेंगे। तो पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि कोविड-19 और ये लॉकडाउन की वजह से आपकी अपनी रूटीन जो है उससे क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा। देखिए, कोविड-19 से हर शहरी मुतासिर हुआ है, बात दुनिया में भी और ऑब्वियसली पाकिस्तान में और कराची में भी। डर, खौफ और लॉकडाउन, तो जो लोग हर एक, तो अगर कोई सिम्टम्स थे भी, वैसे ही हमारे पास लोग क्योंकि ये शुरू के इब्तदाई मराहिल में पेनलेस चीज़ होती है, तकलीफ नहीं होती है, तो लोग हमारे पास वैसे ही लेट आते हैं। और अब लॉकडाउन की वजह से कुछ कोरोना का डर पैदा हो गया और बाकी इतनी चीज़ों ने अपनी प्रायोरिटी ले ली और लॉकडाउन की वजह से लोग डॉक्टरों तक वैसे ही नहीं पहुंच सक रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ थोड़े से टाइम के लिए बिल्कुल, बल्कि सर्विसेज आप ये बोले स्टैंड स्टिल पे आ गए लॉकडाउन में। और अगर कोई आना भी चाहे तो अस्पताल में क्या डर है कि यहाँ तो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे तो हम जाएं कैसे, या तो ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है, फाइनेंशियली हम लोग सब इतने पीछे चले गए कि उसकी वजह से नहीं आ रहे। वो ये कि अगर अस्पताल चले भी गए तो वहाँ तो बहुत सारे पेशेंट कोरोना, कहीं हम उन मरीज बीमारी एक के लिए जाएं दूसरी नहीं लेके आ जाएं। तो ये सारे डर खौफ की वजह से एक तो हम डॉक्टर्स के पास भी वो वाली फैसिलिटीज नहीं रही थी बिकॉज बहुत सारा स्टाफ भी छुट्टी जा रहा था, और दूसरे हम काफी अरसे तक, हालांकि हम कह रहे थे कि हम और कोई नहीं सही कैंसर पेशेंट्स को जरूर सर्विस देंगे, तो आई थिंक लेकिन वो भी बहुत हद तक मुतासर जरूर हुई। अब वापस भी आ रहे हैं लेकिन डर खौफ बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक कैंसर ट्रीटमेंट हमें बहुत सारी अपनी पॉलिसीज मॉडिफाई करनी पड़ी हैं टू मैनेज कैंसर पेशेंट्स इन दिस कोविड पीरियड। राइट। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे आप बता रहे हैं कि लोग नहीं आ पा रहे, तो जो ऑलरेडी जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं और जिनकी स्टेज का भी थोड़ा-सा आगे की तरफ चली गई हैं, और आपकी तो चूँकि डीलिंग इतनी एक सेंसिटिव समझ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है ख़वातीन का ये जो प्रॉब्लम है ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो डॉक्टर साहब फिर वो ख़वातीन जो अप्रोच नहीं कर पा रही हैं आप तक, तो वो क्या करें फिर? देखिए, जो हमसे किसी तरीके से कांटेक्ट कर रही हैं, चाहे हमारे क्लिनिक के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके या फिजिकली आ रही हैं, या हमने ऑनलाइन टेली क्लिनिक शुरू की हुई हैं, तो उनसे भी हम उनको गाइड कर रहे हैं कि ये टेस्ट करा लें और फिर बताएं। लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट कराने के लिए भी उनको अस्पताल आना पड़ेगा ना, जैसे एक्सरेज हैं, बाकी चीजें, तो उनकी विजिट्स अस्पताल में हम मिनिमाइज कर रहे हैं, और जिनको सर्जरी करनी है उनको सर्जरी का टाइम दे रहे हैं। और अब हम कितने अरसे तक पेशेंट को डिले करेंगे, तो हमने कैंसर सर्जरी के एटलीस्ट हमने सर्जरी करना शुरू कर दिए। मे बी हम कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको बेसिक कैंसर मैनेजमेंट जरूर कर रहे हैं। फिर दूसरी जो कैंसर पेशेंट्स की सर्जरी के अलावा आती है चीजें कि उनको
डायग्नोसिस की हद तक के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो बायोप्सीज चाहिए। दूसरी जो हमारा मेजर ट्रीटमेंट इशू होता है कीमोथेरेपी। अब राइट। कीमोथेरेपी बहुत सारी किस्म की होती है और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अब जब हम कर रहे हैं तो हम कि इन पेशेंट्स को जो डायग्नोज हो रहे हैं, हमारी एक मल्टी डिसिप्लिनरी जहाँ सारे स्पेशलिस्ट बैठ के फैसला करते हैं कि इस मरीज के लिए क्या ट्रीटमेंट बेहतर होगी। तो इंटरनेशनली भी कोविड ईरा में ब्रेस्ट कैंसर को कैसे मैनेज करना चाहिए, अमेरिकन, यूरोपियन सब गाइडलाइंस आ गई हैं। और हम भी यहाँ पे बोर्ड बैठ के फैसला करती है कि किस तरीके से करें कि इस मरीज को कौन सी कीमोथेरेपी दे कि जिसमें उनके अस्पताल आने के विजिट्स भी कम हो और उनके साइड इफेक्ट्स भी कम हो, ताकि वो कम बीमार पड़े, कम उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़े। तो हम लोग वो ट्रीटमेंट भी जो मॉडिफाई कर रहे हैं कि ताकि कीमोथेरेपी दें कि आप तो कोविड के हिसाब से उनकी हम पूरी मैनेजमेंट एक बोर्ड बैठ के ये फैसला कर रही है जो बहुत ज़ईफ लोग हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो बूढ़े लोगों में या जिनकी बहुत ज़्यादा डिजीज है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है, इनसे उनके मोर्टेलिटी रेट उन लोगों में ज़्यादा है। तो जो बूढ़े लोग हैं जहाँ हम पहले सोचते थे कि नहीं चलो ये जैसे बीमार इनको कीमोथेरेपी दे दें, वहाँ हम उनसे थोड़ा-सा रिलक्टेंट हो रहे हैं, फैमिली से डिस्कस करके उनके प्रोस एंड कॉन्स, मे बी हम अगर वो टैबलेट्स पे जो हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं उनको उस पे डाल रहे हैं ताकि हम उनको उन साइड इफेक्ट से बचा सकें, ताकि कम से कम उनकी ट्रीटमेंट होती रहे। तो यस, ट्रीटमेंट इफेक्ट ज़रूर हो रही है। और जहाँ पे ख़ास तौर से जो हमारे बहुत सारे कराची में ये हब है सिंध का और बहुत सारे हमारे पास इंटीरियर से, बलूचिस्तान से भी पेशेंट्स आते थे। अब जब वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद थी और ट्रेन्स भी इतनी नहीं चल रही थी, तो आई थिंक ना सिर्फ कराची के लोग मुतासिर हुए, बल्कि मैं बोलूँगी पूरे प्रोविंस एंड हम किसी हद तक बलूचिस्तान को भी देख रहे थे। वो सारे पेशेंट्स भी आई एम श्योर ज़रूर अफेक्ट होंगे। राइट। तो डॉक्टर साहब ये तो हैं भी काफ़ी वल्नरेबल जो है कि अगर क्योंकि इनके तो इम्यून सिस्टम भी काफ़ी वीक होता है, तो उसके लिए फिर क्या करें फिर वो लोग जो वही जैसा आपसे बात हुई कि नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता उनके घर में कोई कोरोना पेशेंट हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है और उसके घर में कोई कोरोना पेशेंट जो है वो डायग्नोस हो जाए, तो वो क्या करे फिर? आई थिंक वो कोरोना जो डिजीज है वो चाहे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को हुई हो या वो उनकी फैमिली में हुई है, उनको आइसोलेशन में जाना तो मस्ट है। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाता है जो कोरोना जो ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हो और उनको कोरोना हो जाए, तो कीमोथेरेपी से बहुत इम्यून सिस्टम, आपका पता है कि हमारे काउंट्स जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सारा खराब हो जाता है। उसमें अगर उनको कोरोना हो जाए तो आई थिंक उसके फिर आउटकम बहुत एडवर्स हो सकते हैं। तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि इनको कीमोथेरेपी कम और वो दें जिसमें बहुत लेट इंटरवल्स पे आना पड़े, जिसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल हो, तो ताकि उनकी अस्पताल की विजिट्स कम से कम हो सके, ताकि अस्पताल में अगर जो दूसरे लोगों से इंटरेक्शन, क्योंकि घर में तो आप एक बंद कमरे में रह सकते हैं और अस्पताल में आ जाएं तो आप ना चाहते हुए भी आपका बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपोजर हो जाता है। तो आप उन विजिट्स को अगर मिनिमाइज कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे यही दरख्वास्त है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर अगर कोरोना पेशेंट है तो उसको तो आपको बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेशन में रखना ही रखना है। घर के बाकी लोगों को भी उससे मोहताज रहना चाहिए और जब आप घर से बाहर कम से कम निकलें और अगर मजबूरन किसी वजह से निकलना भी है तो प्लीज प्रोटेक्ट करके देख लें। हम अभी भी देखते हैं अस्पतालों में और जहां गुंजाइश भी है डिस्टेंस रखने की, फिर भी लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जहां पे मास्क पहनना चाहिए अस्पताल में, खास तौर से जहां हर किस्म के मरीज है, क्योंकि आजकल तो हम बहुत सारे अस्पताल में देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हम सर्जरी के लिए जब उनकी कोरोना टेस्ट करा रहे हैं तो वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यानी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि बीमारी दूसरों को पास कर सकते हैं, चाहे उनको खुद को बीमारी के सिम्टम्स हो या ना हो। तो अगर हम उनसे अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हम अगर कोई कोरोना कैरियर के हम किसी और को बीमारी ना दें, तो हम सबको चाहिए कि हम ख्याल करें और सब घर में मास्क पहने, हाथ धोएं, एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए, डिस्टेंस रखें।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट मैं अस्पतालों में कहती हूँ बावजूद हमारी भरपूर कोशिश के हमारी आवाम ये चीज समझ नहीं रही है। तो सबसे जो चीज दरखास्त है इस आपके प्रोग्राम के तहत, सबसे ये बोलूंगी कि ये बीमारी ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि हम अपने आप को तो जो नुकसान दे रहे हैं, लेकिन हम अपने बाकी मुआशरे को भी उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक आदमी को सिम्टम्स नहीं हुए आपके बीमार, लेकिन जरूरी है हर एक को सिम्टम्स नहीं हो। हम रोजाना देख रहे हैं हमारा डेथ रेट कितना बढ़ चुका है। कल हमारे पास 50+ हाईएस्ट डेथ रेट था पाकिस्तान में, 58 थी या 56 थी। तो ये तो पहले इस वाले पूरे टाइम पीरियड में फरवरी से लेके अब तक नहीं हुआ था, बिकॉज आई थिंक हमने ईद के दिनों में ये सारी जो पॉलिसीज थी वो SOPs फॉलो नहीं की और हम बहुत एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे। तो जो लोगों को डिजीज नहीं है उनको डिजीज हो सकती है, और जो ऐसी बीमारी में जैसे कैंसर के, उनको हम फिर वो रास्ता खोल के नहीं दे रहे हैं, मुआशरा नहीं दे रहे हैं, वो माहौल नहीं दे रहे हैं कि वो सेफली जाके अपनी मोहल्लिक बीमारियों का इलाज करा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कोविड-19 के हवाले से जब भी आप बात कर रही हैं कि कितना हमारे लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स कोई नहीं ले रहे हैं, कुछ भी ये सब नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं जिस डॉक्टर से भी मेरी बात होती है मैं वो सवाल ज़रूर करती हूँ। हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है, एक ग्रुप है लोगों का, जिनका ये मानना है कि कोरोना-वोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना तो है ही नहीं कुछ। तो उनके लिए डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगी? आपके भी नज़र से कोई ऐसे लोग गुज़रे हैं? जी मैं सुन रही हूँ, लेकिन कोरोना नहीं तो रोना ही रोना है क्योंकि अगर आप कुछ करोगे तो बचोगे, और अगर नहीं है तो ये पूरी दुनिया में जो लाखों की डेथ्स हुई हैं तो उनको हम कैसे करें। और जिन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया वो मुल्क बच गए, जिन्होंने प्रोटेक्शन नहीं किए वो मुल्क बढ़ रहे हैं आबादी। हमने जब तक लॉकडाउन किया हमारे पास चंद 100 लोग भी रोजाना नहीं हो रहे थे, 50-100 हो रहे थे। और जिन लोगों ने लाइक चाइना, साउथ कोरिया ने किया तो वहां टोटली नॉन एग्जिस्टेंट डिजीज हो गई है। और ये जो हम लेबोरेटरी में DNA टेस्ट कर रहे हैं, हम उनको कैसे RNA टेस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? वो तो चीज हो रही है ना, हम तो लेबोरेटरी में वो RNA की पूरी साइकिल देख के बता रहे हैं कि ये बीमारी है। तो आई थिंक एज अ साइंटिस्ट, एज अ फिजिशियन, एज अ पढ़ा लिखा आदमी, हम इसको टोटल इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसकी ये अगर डिबेट कर सकते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या, किस तरीके से इंसान के जिस्म को अफेक्ट कर रही है, एक को कम हो रहा है, एक को ज्यादा हो रहा है, उस पर आप मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, डिबेट कर सकते हैं। ये X दवाई बेहतर है या Y दवाई बेहतर है, उस पर भी आप बहस कर सकते हैं मुख्तलिफ चीजों पे। लेकिन ये बीमारी नहीं है उसको डिनाई करना, आई थिंक अकल जवाब नहीं देती उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई कोविड के हवाले से सवाल। अब जो कुछ मेन क्वेश्चंस हैं कि जो लोगों को मेरा ख्याल है अवेयरनेस के बार-बार हमें बताने भी पड़ते हैं, आपके साथ कुछ सेमिनार्स भी हमने कंडक्ट किए हैं। डॉक्टर साहब, ये एक थोड़ा-सा जो ख़वातीन थोड़ा शाय भी फ़ील करती हैं टेस्ट करवाने के लिए। तो किस एज में आपके ख्याल में फीमेल को जो है क्या सिम्पटम्स हों कि उसको जो है ये टेस्ट करवा लेना चाहिए कि वेदर और नॉट कि उसको कहीं अल्लाह ना करे ब्रेस्ट कैंसर का कोई सिम्पटम तो नहीं है? मैं तो कहती हूँ कि आपको बच्चियों को स्कूल एज में ही सिखा देना चाहिए कि अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद कैसे करना चाहिए। क्योंकि हम पेशेंट्स देखते हैं इतनी बड़ी-बड़ी नारंगी की साइज की गुठली है, उसकी साइज का पता चली कल पता चली। भाई ये एक दिन में नहीं हो सकती है। आप तो क्या इसका मतलब कि अपने आप को तवज्जो ही नहीं देती हैं। स्पेशली ख़वातीन अपने घर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बच्चों में, अपने शौहर में इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि वो लास्ट तक उनको तवज्जो देने वाली चीज़ होती है वो खुद की ज़ात होती है। और मैंने जैसे आपको बताया इब्तिदाई मराहिल में इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, और अगर नहीं होती बोलते छोड़ो तकलीफ थोड़ी देर की, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर पता भी चल जाए कोई चीज है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं समझती हैं कि डॉक्टर के पास जाएं, और वो इग्नोर करती रहती हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी अनमैरिड लड़की को है या कोई ऐसे, तो वो तो अपने घर वालों, अपनी माँ को भी नहीं बताती है। बड़ी मुश्किल से अगर अपनी फीमेल मेंबर्स को, घर के माँ या बहन को बता दिया तो वो अपने घर के मर्दों को नहीं बताना चाहते कि दुनिया क्या कहेगी, हाय लड़की कोई गुठली होगा, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो वो, और अगर चलो
उनके, बिकॉज हमारी सारी खवातीन जो है वो डॉक्टर्स के पास या अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने मर्दों पे डिपेंडेंट है, चाहे वो कमाऊ वर्किंग वुमन क्यों नहीं हो। तो जब वो फैसला होता है तो फिर ये कि कौन से डॉक्टर के पास जाएं, फिर डॉक्टर ने अगर पास दूसरे कोई जाए तो वो सब शुरू में ये होती है कि वो बोलते हैं चलो उसको एंटीबायोटिक देखो सबको इन्फेक्शन होगा, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कराते, डिले कर जाते हैं। और अगर डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो भी अलग बात है। दूसरी, हमारे पास डॉक्टर्स के अलावा ऑल्टरनेट थेरापिस्ट बहुत हैं, जो कि जो भी आप मुख्तलिफ किस्म की जादू तावीज़ जो भी आप कह लें उसको इलाज, वो बोलते हैं ये नहीं कराना, बायोप्सी कराई फैल जाएगा, लोहा लगेगा, ये नहीं कराना। तो हमारे बहुत सारे बिलीव्स हैं जिसकी कोई बेसिस नहीं है, वो उसकी वेरियस वजह से वो लेट हो जाता है। और अगर कोई राजी भी है डॉक्टर के पास आ जाती है तो सबसे बड़ी चीज जो है, आई थिंक पैसा, फाइनेंशियली हमारी कौम, सारे लोग वो सारी महंगी ट्रीटमेंट डायग्नोसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, या और अगर है भी तो इतने यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उसके लिहाज से शायद हमारी डॉक्टर्स या फैसिलिटीज जो है वो इतनी ज्यादा अवेलेबल, अगर आप रेशो देखें तो कम है। फिर अगर पहुंच भी जाती हैं तो जैसे ही आप बायोप्सी का नाम लेते हो या सर्जरी का नाम लेते हो तो लोग डर जाते हैं, और उससे जब आप नहीं नहीं दूसरे ने बोला नहीं नहीं मेरे पास आना मैं बगैर सर्जरी के ठीक कर दूंगा, वो दर्द क्यों नहीं होता वो पता चला। मैंने देखा है कि ऑल्टरनेट थेरापिस्ट के पास 6-6 महीने से, सालों से बैठे हुए हैं, जब तक वो फट गया, गल गया, जख्म हो गए, वो फिर भी कहते हैं नहीं ये झड़ रहा है, साथ साथ औरत भी झड़ जाती है। तो आई थिंक हमारे ये टैबूज जो है ना सोसाइटी में, और लड़की को इल्जाम लगा दिया जाता है कि पता नहीं इस बेचारी का क्या कसूर है, कि शायद इसकी कोई कसूर होगी तो उसको ये बीमारी मुअल्लक हो गई है। भाई उसका कोई कसूर नहीं है, किस्मत के खेल हैं, जिसको होना है उसको हो जाए। तो वो लड़की हर लिहाज से पिसती है, घर वाले भी मार रहे होते हैं, मुआशरे वाले भी दे रहे होते हैं, बीमारी का भी डर है, कैंसर का भी। कोई भी लफ्ज कैंसर ही इतना खतरनाक है कि जिसको अल्लाह माफी होता है वो कोई उन्हीं से जाके पूछे कि उनके दिल पे क्या गुजरती है, और फिर पैसों का खर्चा होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम जो बीमारी देखते हैं बहुत एडवांस स्टेज पे देखते हैं। आप अगर देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में मेजॉरिटी मोर देन 70-80% जो है वो अर्लीस्ट स्टेज होती है, स्टेज 1 उसमें आ जाते हैं, जब गुठली की साइज बहुत छोटी होती है। और हम देखते हैं जब ये इसकी लास्ट स्टेज होती है, स्टेज 4, जब बीमारी ब्रेस्ट से निकल के फैल चुकी है। तो हम जो मेजॉरिटी मरीज देखते हैं वो स्टेज 2-3 में देखते हैं, जब अर्ली नहीं होता है। तो जितना आप अर्ली पढ़ोगी, लिमिटेड ऑपरेशन करनी पड़ती है, सिर्फ गुठली निकालनी पड़ती है, कीमो भी कम देनी पड़ती है, तो अपनी उसको कम सर्जरी करके और बेहतर तौर पे ऑलमोस्ट क्योर कर सकते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है उस वक्त फिर उसको ऑब्वियसली बीमारी को काबू में करने के लिए भी फिर चैलेंजेस बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि ये किसी का कसूर नहीं है और ये काबिले इलाज मर्ज है, बाकी जो लोग हैं जो स्टेज 1 में वेस्ट में डायग्नोज कर रहे हैं उनको अगर आप देखें, और यहाँ भी हम जिनको अर्ली डायग्नोज करते हैं उनके ऑपरेशन को, इलाज को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गया, वो नॉर्मल जिंदगी गुजारी है। जैसे आप किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, पित्ते का ऑपरेशन, वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरीके से ये कैंसर लोग भी सर्वाइव होके नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, बशर्त के हम उसको अर्ली डायग्नोज करें और उनकी मुकम्मल जितनी उनकी जरूरत है बीमारी के लिहाज से वो सारी उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। राइट। डॉक्टर साहब, आपने वो जो गुठली की बात की, तो गुठली किस एरिया में फील हो तो उसको चाहिए कि मतलब वो थोड़ा सा उसके लिए अलार्मिंग है? आई थिंक 90% जो सिम्टम्स होते हैं वो गुठली होती है। एरिया की बात नहीं है, गुठली की नेचर की बात होती है। जो आम गुठली होती है, गुठली का मतलब कैंसर कतन नहीं है, क्योंकि अगर हम 10 गुठली वाले मरीज देखते हैं तो 9 की नॉन कैंसरस गुठली होगी, हार्मलेस गुठली होगी, जिसको हम बिनाइन गुठली कहते हैं, यानी कैंसर नहीं है। शायद 1 या 2 गुठली जो होगी वो कैंसर की होगी। हम हाथ देख के उसकी साख से, उसकी बाउंड्री से किसी हद तक बता सकते हैं कि ये कैंसर की है या नहीं है, लेकिन हतमी इलाज करने के लिए हमको चाहिए होता है कि हम एक्सरे भी करें और बायोप्सी भी करें, तब हम 100% श्योर हो जाते हैं कि कैंसर की है या नहीं है। लेकिन सिर्फ गुठली ही होना कैंसर की अलामत नहीं है।
बाकी चीज आपको ब्रेस्ट को अगर देखें, अब जब हम कहते हैं अपने आप को देखना चाहिए, तो ब्रेस्ट की साइज में, शेप में कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी एक ब्रेस्ट और दूसरी ब्रेस्ट की लेवल्स ऊपर नीचे हो, खाल में आपको ऐसे लग जाए जैसे सख्ती हो और नारंगी की छिलका हो जाता है, निपल में चेंजेस मालूम हो जो कि पहले नहीं थी, अंडर आर्म के ग्लैंड्स में आपको बगल में फील हो रहे हैं, तो ये कोई भी, मैं कहती हूँ कोई भी आपको तब्दीली नजर आ रही है जो पहले नहीं थी, चाहे वो कैंसर के अलामात हों या नहीं हो, एक समझदार खातून को उसके लिए कंसर्न डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए जो अपने तजुर्बे के मुताबिक उसको देख के बताए कि ये जो चेंज आपको फील हो रही है ये हार्मलेस है या आपके ये जो है कैंसर के अलामात हो सकते हैं। वो खुद भी देखेंगे, जरूरत होगी एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सीज करा के 100% श्योर हो जाएंगे कि ये बीमारी है या नहीं, क्योंकि शको शुबे में अगर हम 6 महीने साल गुजार देंगे तो ये लेट हो जाएगा। राइट। अच्छा, तो इससे भी क्या तदाबीर होती हैं? जैसे हम कहते हैं कि एक बीमारी है, उससे बचने या कि वो ना हो, कोई ऐसी भी वो है कि कोई तरीका, कोई तदबीर? देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो हमारे हाथ में ये नहीं है कि जिसके पीरियड्स जल्दी शुरू होते हैं, देर से ख़त्म होते हैं, किसी की फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, और अगर ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को है, लाइक 2 लोगों को है या फर्स्ट डिग्री जैसे है ना उनको है, और यंग एज में किसी को हुआ हो, और अगर किसी के दोनों तरफ हो तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, हम अपनी फैमिली, फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स आप कोई 1000 फीमेल्स देखते हो तो कोई एक मिलता है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो। तो अगर हम अपनी जेंडर चेंज कर सकते हैं ना, हम अपनी फैमिली चेंज कर सकते हैं, तो और ना हमारे, लेकिन जो हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी ने एक्सटर्नल हार्मोन्स लेके, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सालों से ले रहे हैं, या ये लोग जो है एक्सटर्नल, ये हम HRT कहते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिस पर मेनोपॉज होने वाला होता है, हॉट फ्लशेस हो रहे होते हैं, उसको खत्म करने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं। वो चंद साल तक तो सही है क्योंकि उस वक्त आपके सिम्टम्स, लेकिन हमारे पास वो भी खवातीन हैं जिनको 45/4 में शुरू हुआ, वो 70 साल की उम्र पे आ रही हैं, अभी भी वो मल्टीविटामिन समझ के खा रही हैं। भाई, कुदरत का निज़ाम है, एक वक्त पे हार्मोन खत्म हो जाएंगे, मेनोपॉज, हमको कुदरत के साथ चलना चाहिए। तो अगर इतने सालों से आप लेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और जिन खवातीन को हम कहते हैं कि पहली प्रेगनेंसी 35 साल से पहले करके बच्चों को फीड करा ले, उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो कुछ खवातीन को जिनको बच्चे पैदा नहीं, उनका रिस्क बढ़ जाता है। और कुछ लोग आजकल वैसे भी प्रोफेशनल खवातीन हो गई हैं, हर एक काम कर रहा है, तो बोलते हैं पहले प्रोफेशनल लाइफ में आगे चले जाएं, बच्चे बाद में पैदा कर लेंगे। तो अगर 35 ईयर्स से पहले प्रेगनेंसी कर लें, बच्चे को फीड करा लें, उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। कुछ लोग जो है मोटापा, खास तौर से मोटापा मेनोपॉज के बाद हो, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और टोबैको स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, अल्कोहलिज्म एक रिस्क फैक्टर्स है। तो अगर हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, ये हमारे हाथ में, ये हम उनको काबू कर सकते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को काबू में करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप एक्सरसाइज करें, अगर आप हफ्ते में 3 घंटे ब्रिस्क वॉक करें, आप एक ही दिन में कर लें या आप 45 मिनट, घंटा, 3-4 दिन हफ्ते में कर लें, उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। ये हर बीमारी का इलाज है, चाहे दिल की बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो। दूसरी, अगर हम सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, जिसमें हम एक बोल ऑफ फ्रूट, एक बोल ऑफ सैलड्स, ग्रीन सैलड खा लें, और मुरगन ग़िज़ाएं कम से कम करें ताकि मोटापा भी नहीं हो, तो ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन का एक तरीका है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं कि जो हाई रिस्क, हमारे पास मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स हैं, हम हिस्ट्री से, फैमिली में कितनों को, बाकी चीज़ रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। और जिनकी ख़ानदान में ज़्यादा लोगों को है, उनकी हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। उनको, जैसे हम कहते हैं इसकी आंखें ब्लू है, इसके बाल गोल्डन है, तो जैसे हम अपने बड़ों से वो जीन्स लेकर आते हैं, तो इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की भी किसी फैमिली में जीन्स होती हैं।
जैसे आपने एंजेलिना जूली का नाम सुना होगा, द फेमस जो है हमारी एक्ट्रेस, उनकी फैमिली में वो जीन थी, तो उसको यंग एज पे पता चल गया। लेकिन जिन लोगों में ये BRCA या ब्रका जीन होती है, उनको हम टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं कि वो जीन कैरियर है या नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कराएं, लेकिन जिन लोगों की फैमिली में 2-3 रिश्तेदार, बहन बहन को भी है, नानी को भी है, खाला को भी है, या 35 ईयर से कम हो गई है, या स्पेशल स्पेशल किस्म की कैंसर होती है, वो है, उनकी हम जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। और जिन लोगों में ये जीन होती है, उनकी उम्र के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क आम खवातीन के लिहाज से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम उनको प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस पे डालते हैं, या उनको 5 साल के लिए जो हम ट्रीटमेंट के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो हम उनकी प्रोफाइलैक्सिस, उनकी बचाव के लिए रख देते हैं। या जैसे एंजेलिना जूली ने करा लिया था कि हम उनको प्रोफाइलैक्टिक, कैंसर हुआ नहीं है लेकिन ब्रेस्ट सर्जरी करा लेते हैं, ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं और प्लास्टिक सर्जरी करा देते हैं। राइट। तो ना ब्रेस्ट होगा, ना कैंसर होगा, ना फैलेगा। तो लोग लेकिन ये सारे बहुत ही एक्सट्रीम फैसले हैं। ये एक सर्जन या एक आदमी डिसाइड नहीं, इसके लिए बोर्ड बैठती है और साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, सर्जन बैठेगा, बाकी सारे लोग बैठेंगे, फिर बोर्ड बैठ के फैसला करती है कि ये वाकई ऑपरेशन होना भी नहीं चाहिए, प्रोफाइलैक्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सट्रीम फैसले हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो करें। और जहां जरूरी समझे वहां जेनेटिक टेस्टिंग करें, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें। तो आई थिंक ये तो इजीली डूएबल थिंग्स है अगर हम अपनी सेहत का ख्याल करना चाहें तो। डॉक्टर साहब, एक प्राइवेट क्लास में क्वेश्चन आया है कि क्या जो गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी भी कोई जैसे अलग अलग किस्म के फैब्रिक होता है, कोई नायलॉन का होता है, कोई कॉटन का होता है, क्या उससे भी कोई चांस? नहीं, ना कलर ना फैब्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारे पास बहुत सारा सवाल आते हैं, कलर, फैब्रिक, डिओड्रेंट, टेल्कम पाउडर्स, नहीं, ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक आ चुका है कि वो ये है कि अगर हम जैसे वो रोल ऑन लगाते हैं या ड्राई स्टिक लगाते हैं अंडर आर्म्स में, तो क्या उससे कोई है अंदेशा की? आई थिंक जो अगर हम रोल ऑन या एंटी पर्स्पिरेंट डिओड्रेंट्स लगाते हैं, उससे वो हम लगाते हैं पसीना खुश्क करने के लिए। तो जब हम पसीना खुश्क कर, तो पसीने के जो ग्लैंड्स हैं उसकी ओपनिंग्स बंद हो जाती हैं, तो उनकी सिक्रीशन अंदर रह के खाल के नीचे एक सिस्ट बना सकती हैं। लेकिन इसका कतन कोई ब्रेस्ट कैंसर से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे पास और वो ये है, प्रोगिल्यूटोन एक वो हार्मोनल वो टैबलेट्स हैं, वो उन्होंने खातून ने पूछा है कि जी उनको पहले कुछ पीरियड्स का इशू हुआ था और गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको दिया था ये मेडिसिन, जिससे उनके पीरियड्स स्टेबल हो गए थे, फिर कुछ अर्से के लिए उन्होंने छोड़ दिया। एक और प्रॉब्लम उनको पेश आई थी जिसकी वजह से शी स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स, उनके डॉक्टर ने दी, जिसकी वजह से अगेन पीरियड्स का प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ। अब नाउ शी इज सेइंग कि सिंस 5 मंथ्स आई एम टेकिंग दिस प्रोगिल्यूटोन। कोई नुकसान नहीं है, 5 मंथ्स कोई ज्यादा टाइम नहीं है। आप सालों भी, मैंने ये कहा 5 साल 10 साल तक ले लें तो नुकसान है। तो आप अपनी ये, इसमें कोई नुकसान नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो उसके लिहाज से जो आपको गाइड करती हैं आप जरूर इस्तेमाल करें 5 महीने में। अगर ये, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, मैं ये कह रही हूँ लेके उसको भूल जाना नहीं है। और अगर लेती हैं तो जो हम HRT वगैरह भी देते हैं, हम कहते हैं जरूर दें लेकिन अंडर सुपरविजन। मैं कहती हूँ लोग खुद ही ले जाते हैं लाइक बाउंटी की तरह से, और फिर डॉक्टर को दिखाते भी नहीं है सालों से। हम अगर HRT देते हैं तो बोलते हैं सालाना ब्रेस्ट का स्पेशल एक्सरे मैमोग्राम कराते रहें, तो लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन 5 महीना जो आपको डॉक्टर दे रही है, प्लीज उनकी हिदायत पे जरूर अमल करें, उनको बोलें। मतलब उनका यही मैंने दिया, ठीक हो गई, फिर दोबारा जो कंटिन्यू किया, तो अब तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, खुदा ना खास्ता ये? नहीं, आई थिंक अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, 5 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर फॉर द प्रेशियस टाइम। आपकी जो गुफ्तगू थी, मतलब मैंने आपको कहा ना कि जितनी अच्छी डॉक्टर हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी आप इंसान हैं, मसीहा हैं,
अल्लाह ताला जो आप ये काम कर रही हैं ये बहुत बड़ी बात है, इतने लोगों तक आप मुख्तलिफ ज़राए से नॉलेज पहुंचाती हैं, उसका अजर अल्लाह मियां ही आपको देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें, बहुत मेहरबानी। आपको फिर कल जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम।